सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। DRV न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे कई विषयों पर और हर विषय को थोड़ा थोड़ा छूने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से बात करेंगे महाराष्ट्र में एक के बाद एक उजागर हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दों की। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, हमने कहा कि कई सारे मुद्दे, क्योंकि जब आप मिल जाएं तो सारे मुद्दों को थोड़ा थोड़ा छूना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बात अगर हम इस वक्त महाराष्ट्र की करें, महाराष्ट्र कोरोना और कोरोना के बाद की लहर, पहली लहर, दूसरी लहर, डेल्टा वेरिएंट जैसे मुद्दों के अलावा इस सरकार को लेकर जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। वो चाहे मंत्रियों पे लग रहे हों, विपक्ष के नेताओं पे लग रहे हों, इससे पहले वाली सरकारों पर लग रहे हों या व्यक्तिगत लग रहे हों, तो ये इसे किस रूप में लिया जाए सर? राजनीति जो चलती है उसमें आक्षेप और फिर जवाब तलब करना ये सब सामान्य बात है ना। तो भ्रष्टाचार के आरोप कोई महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा नहीं पहली बार लग रहे हैं। मैं तो जानता हूँ कि मैंने जब से होश संभाला है तब से, मतलब मैं 50 साल की गारंटी ले सकता हूँ कि 50 साल से मैंने भ्रष्टाचार के आरोपों पर आरोप लगते देखे हैं और उसके पहले का इतिहास सुना है भ्रष्टाचार के आरोपों का, पुराने लोगों के साथ बैठ करके। तो राजनीति में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो ये बड़ा, महाराष्ट्र की राजनीति में भ्रष्टाचार की चर्चा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, इस बार कुछ व्यक्तिगत आरोपों के साथ, ठीक है, सरकार होती है, कोई मंत्री पर लगते हैं। अब मंत्री आप देखिए, अनिल देशमुख जी पूरी तरह से घेरे में हैं, अनिल परब जी पर लग रहे हैं, इसके अलावा अन्य मंत्रियों पर लगते जा रहे हैं। हसन मुशर्रफ जी हैं, हसन मुशर्रफ जी का नाम आया है। हम जी लगा रहे हैं नाम के साथ, हम जी, हाँ, हम लोग जी लगा रहे हैं। हमारे शिष्टाचार है जी, ठीक है, उसको हमारा शिष्टाचार समझा जाए। और किरीट सोमैया जी भी इस मामले में एकदम पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो इसे ये क्या मामला है, इसे कैसे लिया जाए? क्योंकि लोग किरीट जी को बहुत सीरियसली लेते थे, अब कितना सीरियस ले रहे हैं? क्योंकि ऐसा लगने लगा है, कुछ लोगों का ये कहना भी है कि भाई अब किरीट जी व्यक्तिगत खुन्नस भी निकालने लगे हैं, हालांकि मामले उजागर हो रहे हैं उस बहाने ही सही। तो क्या कहा जाए? किरीट जी का पॉलिटिकली बहुत नुकसान हो गया है ठाकरे कुटुंब की लड़ाई में। व्यक्तिगत तौर पे जितना नुकसान किरीट सोमैया ने उठाया है उतना भारत में किसी ने नहीं उठाया होगा उद्धव ठाकरे जी के परिवार की वजह से। शुरुआत ऐसी रही कि किरीट भाई के जो टिकट था लोकसभा का, जो उनका टिकट था, मतलब केवल लोकसभा का टिकट नहीं था, राष्ट्रीय राजनीति का भी वो टिकट था उनका। वो सबसे सेफ सीट जो हिंदुस्तान में गिनी जाती हैं उन सीटों में एक नॉर्थ ईस्ट मुंबई की सीट है। और वैसे नॉर्थ मुंबई ज़्यादा सेफ सीट है बीजेपी की, वहाँ जिसको लड़ाएंगे जीत जाएगा, ऐसा एक अमूमन कहा जाता है। लेकिन ये भी एक सेफ सीट है। तो वो सेफ सीट पर किरीट भाई को ले जा करके कई जगहों पर, आप किरीट भाई की अगर राजनीति देखें तो वो शुरुआती उन्होंने जो किरीट भाई ने शुरुआत की थी तो वो धारावी से चुनाव लड़े थे, हार गए थे शुरुआत में। तो उनको जब एक जगह से डिस्प्लेस करके उनको मुलुंड लाया गया था 80 के दशक में, एक सेफ सीट पे उनको बिठाया गया था और उनको नर्चर किया गया था राजनीति के तौर पे। किरीट भाई राजनेताओं में, जितने राजनेता आज भारत भर में घूम रहे हैं उनमें किरीट सोमैया सबसे पुराने राजनेता हैं। यानी 77 के आंदोलन में जेल जाने वाले नेताओं में आप महाराष्ट्र में गिनाइए ना, मुझे दूसरा नाम भी गिनाइए तो आपको मुश्किल आ जाएगी महाराष्ट्र। और देश के स्तर पे भी गिनाना शुरू करेंगे तो मोदी जी स्वयं जेल नहीं गए थे, है ना, वहाँ से शुरू किया जाए तो आप देखिए वो कितने लोग हैं मोदी जी के कैबिनेट में जो वाकई जेल गए थे। किरीट सोमैया मात्र 14-15 साल की उम्र में उनको
जेल भेज दिया गया था। तो राजनीति की शुरुआत अगर सीनियरिटी के हिसाब से गिना जाए तो किरीट सोमैया वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस अमंग बीजेपी आज देश में, भारत भर की मैं बात कर रहा हूँ, मुंबई की बात ही नहीं कर रहा। उनको सबसे सेफ सीट पे करा गया, वो मंत्री बनना चाहते थे, बने नहीं, अलग बात है। लेकिन उनको ने फिर जो है एक तरह से उद्धव ठाकरे पर कंकड़ियाँ मारना शुरू किया। वो कंकड़ियाँ मारने का स्थिति ऐसी बनी कि उद्धव ठाकरे के कुछ बेहद नज़दीकी लोगों ने उनके खिलाफ व्यक्तिगत आंदोलन आक्षेप शुरू कर दिए, जिसको व्यक्तिगत कहा जाता है। वो राजनीति में तो चलता रहता है, आप दूसरे पार्टी में हैं, दूसरे पार्टी में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। ये गंभीर तब हुआ कि मैं इसका साक्षी होने का मुझे मौका मिला, पत्रकार होने के नाते कुछ चीज़ें बाहर नहीं मालूम पड़ती। उद्धव ठाकरे के करीबी रिश्तेदार ने उनके पुत्र को टिकट देने की कोशिश की गई, और वो टिकट जो है वो एकमात्र पुत्र है नील सोमैया किरीट भाई के, वो किरीट भाई को उनको राजनीति में ला करके कुछ तैयार करना चाहते थे। उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी रिश्तेदार ने बाकायदे मुहिम बना ली उसको हराने के लिए। किया कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ वहाँ नमूदार रहे और कुछ ना कुछ करते रहे। ज़्यादा उसका असर हुआ नहीं। नील सोमैया चुनाव जीत गए, केवल नील नहीं जीते, इसका असर ये रहा कि बीजेपी ने पहली बार पूरे मुलुंड की सब कॉन्स्टिट्यूंसी स्वीप कर दी। इसके पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था, जो वो उस कारण से हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं खटास रह गई। तो खटास ये रही कि उसके बाद बीजेपी ने, सोमैया फिर वैसे ही बोलते रहे, उन ज़्यादा बोलते रहे। बीजेपी को उद्धव जी से अपनी युति टिकानी थी, और सबसे प्रमुख फेस के रूप में बहुत सारे लोग बोल रहे थे उद्धव के बारे में, लेकिन फेस के तौर पे किरीट भाई थे। तो किरीट भाई का लोकसभा का टिकट ऑल ऑफ अ सडन काट दिया गया, और उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए को उठा के ऊपर कर दिया गया। एमएलए की सीट खाली हुई, कॉरपोरेटर को वहाँ बैठा दिया गया, ठीक है, जो अप्रत्याशित था। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति पर एक तरह से, तो अपनी राजनीति पे स्थिति, बेटे की राजनीति पे स्थिति है ना। उनको ये बाकायदे विश्वास है कि ये सब उद्धव ठाकरे ने स्वयं किया है। ये किरीट सोमैया का विश्वास है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मैं जानता हूँ कि वो रिश्तेदार तक ही मामला है, वो व्यक्तिगत कुछ लड़ाइयाँ हैं रिश्तेदार से उनकी, है ना। कुछ ऐसी स्थिति है कि मुझे नहीं लगता इसमें पर्सनली अपनी जब राय होती है तो मुझे नहीं लगता उद्धव ठाकरे को पता भी होगा इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। लेकिन वो कभी कभी लग जाती है तो सुलग जाती है, ठीक है ना। तो ये लड़ाई सुलग गई। तो ये इस लड़ाई के सुलगने की आज जहाँ जहाँ पहुँच रही है, हाँ। वो सारे उद्धव के नज़दीकी लोग हैं, मंत्रिमंडल में शामिल लोग हैं, कुछ ऐसे नेता भी हैं जो सरकार के पक्ष में खड़े हैं, मतलब सरकार के इन तीन दलों के से जुड़े हुए लोग हैं। तो गिन चुन कर उन्हीं लोगों पर क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचार के मामले में जब आप नंगी तलवार लेकर चलें, वो आप अन्ना हज़ारे बने, केजरीवाल बने, और वो पूरा जो आंदोलन चला था तो नंगी तलवार थी, जो लपेटे में आ रहा है खींच लीजिए। तो गिने चुनिंदा लोगों पर सवाल यहाँ उठ रहे हैं। क्या हो रहा है कि अब तक ठाकरे कुटुंबों को लेकर के कोई पर्सनल आक्षेप बाला साहब ठाकरे से लें या उनके परिवार पर कहें, सीधे कोई नहीं परिवार पे सीधे कोई आरोप, मतलब राज ठाकरे फैक्टर भी है उसमें, उनको मिला लें आप, तो कोई सीधा भ्रष्टाचार का आरोप आज तक लगा नहीं पाया है, ठीक है ना। स्वच्छ राजनीति रही है। उनके आसपास जो लोग हैं, है ना, कारोबार तो चलते हैं, राजनीति में तो पैसा लगता है, चीज़ें लगती हैं, व्यवस्थाएं लगती हैं, पैसे से ज़्यादा व्यवस्थाएं लगती हैं, व्यवस्थापक लगते हैं, व्यवस्था करने वाले, और उसमें व्यवस्थाओं के लिए पैसा लगता है। तो कोई ना कोई नीचे करता ही रहता है। भले जैसे कोई बाबा जी हैं, तो बाबा जी विरक्त हो सकते हैं, लेकिन उनके आश्रम का खर्चा तो चलता है ना भाई, वो तो कोई चलाता है, ठीक है ना, कोई मुनीम चलाता है, कोई चलाता है। एक व्यवस्थापक वहाँ भी होता है। तो व्यवस्थापक राजनीति में भी होते हैं, स्वच्छ राजनेता के भी नीचे व्यवस्थापक लगते हैं। एक बार सरोजिनी नायडू ने कहा था गांधी जी के बारे में कि इनको गरीब बनाए रखने में हम लोगों को कितना खर्च होता है, आप लोगों को अंदाज नहीं होगा। जी जी, ये सरोजिनी नायडू ने कहा था। तो राजनीति में ऐसी व्यवस्थाएं नीचे लगती हैं। तो नीचे जो व्यवस्था कर रहे होते हैं, या सेवक तरह के लोग, या उस तरह के, उन लोगों पर पिन पॉइंट करके लग रहा है, ठीक है ना। पहले वो उद्धव ठाकरे के जो ठाकरे परिवार के जो सहायक रहे लंबे समय तक, मिलिंद
उन पर आरोप लगा। फिर परब जो सारी व्यवस्थाएं देखते हैं इस सरकार से लेकर के हर चीज़ की इस समय उनको अगर पद कहा जाए तो सर व्यवस्थापक हैं वो पूरी शिवसेना और इस सरकार के जी। तो उनके ऊपर आरोप लगे, है ना। फिर अब देखिए अब डाइवर्शन है एक, है ना। अब हसन मुशर्रफ इसमें कहाँ से आ गए ये मेरे समझ में नहीं पड़े है कि ये कैसे आ गए और क्यों आकर के फंस गए, है ना। ये डाइवर्शन है एक तरह का, लेकिन है वो दिख रहा है हम लोगों को। एक अच्छी बात यह है कि इसमें एक सकारात्मक पक्ष ये है कि भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, ये गलत तरीके जिससे जो धन आ जा रहा है ना। आप देखिए कि बाकी मंत्री कैसे चुप बैठे हैं, आप ये नोटिस कर रहे हैं सलमान भाई? जी 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 बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। जैसे अगर किसी पे इस पूरे सरकार पे एक्चुअली हमला हो रहा है, एक पे हमला नहीं हो रहा, बारी बारी हो रहे हैं, लेकिन हो सब पे रहा है, वो सब पर है। बाकी सब सांस साधे बैठे हैं। हाँ कि अगला नंबर आपको क्या लग रहा है इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, सर कोई सोच रहा होगा कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। हाँ, क्योंकि कोई ऐसा स्वच्छ दिखता नहीं ना भाई, या हिम्मत नहीं कर रहा है उतना स्वच्छ बन के दिखने की, है ना। सहयोगी मंत्रियों के समर्थन में उतरने वाले हाँ नहीं भी नहीं नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ, बड़ा अजीब स्थिति बनी हुई है जी, ठीक है ना। शिवसेना रिएक्ट नहीं कर रही है। शिवसेना का अक्सर रिएक्शन जो कॉमन होता है वो वॉयलेंट होता है, ठीक है। उसका इतिहास रहा है बरसों का। ये जो सामान्य शिव सैनिक जब है ना कहते हैं कि उसका गुस्सा उबला तो खबड़ला, है ना, गुस्सा उभरा और फिर उसने कुछ कर दिया, वो रिएक्शन अक्सर। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बाला साहब की शिवसेना में फ़र्क है जी, ठीक है ना। यहाँ बहुत संयम है उद्धव ठाकरे में, आप नोटिस कीजिए कि बहुत संयम है। आज तक मुझे याद नहीं आता कि उद्धव ठाकरे जी ने, ये तो हमला तो लगातार चल रहा है उन पर, आज तो कुछ बरस हो गए हैं इस हमले को, लेकिन कोई ऐसा सीधा जवाब दिया हो उन्होंने हमले का या प्रति आक्षेप लगाया हो, है ना, ऐसा मुझे तो होता दिखा नहीं। ये कितना बड़ा संयम और धैर्य सामने की तरफ से दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। वो भी एक देखने वाली बात है। उनके बिल्कुल करीबी तक आ गया है ना, जो आँच उन तक पहुँच सकती है, यहाँ तक पहुँच गया मामला, फिर भी लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहे, है ना। उनका रिएक्शन छोटा, उनका हल्का सा रिएक्शन होगा और उसका रिएक्शन जो होगा वो चिंगारी दावानल में बदल सकती है, ठीक है ना। ये स्थिति जो है, लेकिन वो वहाँ का जो संयम है वो संयम हम लोग देख रहे हैं। तो जरा किरीट जी इस पर और लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? थोड़ा अगल बगल भी झांक लिया करें। देखिए किरीट भाई, मैंने अब तक हम लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की लिटरली, उनको एक तरह से कहा कि वो कैसे सबसे सीनियर मोस्ट नेता हैं, कैसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ तक ठीक। लेकिन हर व्यक्तित्व में कुछ कमियां भी होती हैं, उसको उसके साथ स्वीकारना पड़ता है। किरीट भाई के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि वो जो काम लेकर के शुरू करते हैं उसको कभी पूरा करते नहीं दिखते। आप याद कीजिए हर्षद मेहता का स्कैम जी, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टर फोरम नाम की एक संस्था बनाई थी, ठीक है। ऐसा लगा था कि पूरा जो है इतिहास पूरा शेयर बाजार का बदल जाएगा। इन्वेस्टर फोरम कहाँ गया, किरीट भाई का काम कहाँ गया, आज तक भाई साहब आप ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ गया और कहाँ, आप ढूंढते रह जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक बार उन्होंने, जब उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने कई अच्छे काम किए हैं, है ना, घाटकोपर स्टेशन का सौंदर्यीकरण आप देखें, विद्या विहार का ब्रिज देखें, आप कई काम किए हैं, लेकिन कुछ बड़े काम जो उन्होंने बड़े वादे किए वो छोड़ देते हैं। फिर पवई लेक को साफ सुथरा करके एकदम गंगा जी से स्वच्छ करने का अभियान उन्होंने उठाया था, बीड़ा उठाया था। सर वो पवई लेक में एक बार सफाई हुई, ड्रेजिंग हुई, है ना, करोड़ों रुपए घुस गए उसमें, सरकारी योजनाओं में जैसे घुसते हैं, और उसके बाद पवई लेक जैसा है, मेरे ख्याल से कोई खास फर्क तो मुझे तो नहीं दिखा है पवई लेक में। उसके बाद वो जो है ना कुछ 100 करोड़ रुपए उसमें गए और उसके बाद कुछ नहीं हुआ उसका। इसी तरह से मुलुंड में, जो मुलुंड का नेशनल पार्क से लगा वाला हिस्सा है, बड़ा ग्रीन है, तो वहाँ उन्होंने एक पब्लिक पार्क बनाने की बात, लोग घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं वहाँ, ठीक है, तो वो एक तरह का वॉकिंग एरिया भी है, ओपन है, वहाँ गार्डन बनाने की बात कही थी, विशाल गार्डन। सर वो गार्डन छोड़िए, बेंच भी नहीं लगी वहाँ, ठीक है। तो किरीट भाई कई बार डिस्टर्ब रहते हो जाते हैं अपने उसमें, मतलब वो बीड़ा तो उठाते हैं लेकिन फिर उनको नए गोल दिख जाते हैं तो किरीट भाई उस नए गोल की तरफ चल देते हैं, है ना। ही हैपन्स टू बी नॉट वर्किंग ऑन दैट पार्ट, मतलब जो जिसको बोले लग के करना, इधर एक अंजाम तक अब इसमें लगे हुए हैं किरीट भाई। हमको ये विश्वास होना चाहिए हमको, किरीट भाई इसको भी तो अंजाम तक ले जाएंगे।
तो सारी चीजों को ठीक है ना, अंजाम तक ये ले आक्षेप जाना। आक्षेप फेंक करके मामला खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। इसके पहले इस सरकार पर आप देखिए, इसके पहले बीजेपी ने जो आंदोलन किए, जी है ना, जी 21,000 करोड़ रुपए कहाँ चले गए भ्रष्टाचार में, यू नो, डैम बनाए और क्या बनाए, इसको इरिगेशन स्कैम किया। भाई साहब, चवन्नी का इरिगेशन स्कैम नहीं निकला ना, सत्ता आ गई बीजेपी की सिर्फ और सिर्फ वो इरिगेशन स्कैम की वजह से आई। भ्रष्टाचार केवल आक्षेप और आरोप लगे। तो क्या अब आपकी राजनीति इसी तरह की हो गई है? मेरे ख्याल से ये बढ़ावा दिया जाए, ये सिर्फ आक्षेप लगाने में मुझे लग रहा है राजनीति ऐसी हो रही है कि उठा उठा के मारो, फेंको, फिर सत्ता में चले आओ और भूल जाओ। फिर जब सत्ता के बाद, जब सत्ता छूट जाए, सत्ता में रहो तो कुछ ना करो उसके लिए, है ना, सत्ता में वापस लौटो तो फिर नए सिरे से गोबर उठाओ और डालना। यानी लाभ राजनीतिक दल उठाएंगे और बहकने की बारी केवल जनता जनार्दन पर होगी, नतीजे निकलेंगे शून्य। हाँ, ये मैंने थोड़ी देर आपको बताया कि कैसे चीजें शुरू होती हैं, कैसे बंद हो जाती हैं। तो तो ये कैसे शुरू हुआ है, कैसे बंद होगा, ये भाई मैं तो नहीं बता सकता, शायद किरीट सोमैया जी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ये क्यों बंद हो जाती हैं चीज़ें अचानक, ऑल ऑफ अ सडन? ठीक है, ये एक बड़ा सवाल, ये एक बड़ा सवाल है, उनके व्यक्तित्व पर ये सवाल है, इससे छोटा सवाल नहीं है ये, ठीक है ना। उनकी शुरुआत करते हैं तो उसे अंत तक पहुंचाए। किरीट भाई से एक हम लोगों की एक गुजारिश है, ये आपकी जिम्मेदारी इस जनता के प्रति अगर है जी, आपका इस देश की जनता और इस लोकतंत्र पे आपका है, तो उसको निष्कर्ष तक ले जाएं उस भ्रष्टाचार को। हाँ। अगर वो भ्रष्ट हैं तो वो जेल जाएं। और एक चीज उस पे ये निजी आरोप जैसे न लगे। हाँ, क्योंकि पूरे बड़े पैमाने पर फिर उस पर सवालिया निशान लगता है कि आप निजी खुंदक निकाल रहे हैं, आपका मुद्दा कुछ और है, चाहते कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। तो इन चीजों से राजनेताओं को बचे, विश्वसनीयता की भी वो विश्वसनीयता खो जाती है जी। इस विश्वसनीयता को कायम रखना भी राजनेताओं के लिए बहुत जरूरी होता है। अनुराग जी, ये इन सब विषयों से चलते चलते छोटी छोटी बातें कि जैसे मुख्यमंत्री बदलने का बड़ा दौर चला हुआ है। बीजेपी ने पूरा तो कैबिनेट ही बदल दिया, कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। आने वाले चुनाव पहले और भी इस तरह की धमाचौकड़ी देखने को मिल सकती है कई राज्यों में। एक कहते हैं ना, एक किसी ने कहा घबरा के मोहब्बत कर बैठे, तो चुनाव का टाइम है, सबको सबके पीछे आग लगी हुई है और सबको लग रहा है कि कौन सा चमत्कार किया जाए, कुछ अलग तो कर दिया जाए, कुछ तो कर दिया, ठीक है ना। और वो उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री अगर बदल देंगे तो जनता पिछला पूरा हिसाब भूल जाएगी और नए को समझ के फिर से वोट दे देगी। तो सारे मुख्यमंत्री अपना दबा के बैठे हुए हैं। बीजेपी ने 4 मुख्यमंत्री बदले और उत्तराखंड में तो 2 बदल डाले, दनादन एक के बाद एक, और 4 महीने में 3, है ना। तो ये तो इंदिरा गांधी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो इनसिक्योर हैं, इसलिए शायद मुख्यमंत्री, आरोप भी उन पर, प्रमुख आरोप भी हुआ करता था उनके ज़माने में, स्ट्रांग लेडी थी वो, लेकिन ये आरोप उन पर लगता था। मेरे ख्याल से वो भी रिकॉर्ड टूटने की स्थिति में आन पड़ा है ना, मुख्यमंत्री बदलने वाला। बीजेपी तो कर रही थी, कांग्रेस ने भी वैसे ही किया, ठीक है ना। पंजाब में अपना मुख्यमंत्री बना, एक चेहरा था पिछले बार के चुनाव में, अगर वो लड़ करके कोई लाया था तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, मामूली काम नहीं था। बीजेपी की वेव को रोकने का काम रोक करके बीजेपी और अकाली दल, आज तो अकाली साथ नहीं है, बीजेपी कुछ नहीं है उसके बिना, लेकिन अकालियों की ताकत जो है उससे लड़ करके संयुक्त ताकत से वो कांग्रेस की तरफ एक राज्य घसीट के लाए थे। तो उसको बदलने की बात, इसके पहले देखिए अब गहलोत है ना, सचिन पायलट और गहलोत वाला गंजट, वो गहलोत जी को बदलने की बात चल रही थी। मध्य प्रदेश में वही सब चला, मध्य प्रदेश में काफ़ी हद तक चला, है ना। ये जो चीज़ है, इससे कभी कभार क्या होता है कि रीजनल जो एस्पिरेशंस रहते हैं उसका एक लीडर होता है। जब आप कहते हैं कि केंद्र में ये नेता है, ठीक है, तो केंद्र में अगर चेहरा है सोनिया जी या राहुल जी, अगर कांग्रेस के नेता हैं, तो वैसे राज्यों में भी कुछ चेहरे होते हैं, उसको आपको स्वीकारना पड़ता है, उनकी लोकप्रियता को आपको मानना पड़ता है। आप जब तुरंत कोई उपाय ढूंढना शुरू करते हैं तात्कालिक, तो आप क्या है कि पुराने को जब खो देते हैं तो बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में इसके कई नया का फायदा होगा कि नहीं। अब सिद्धू जी हैं, सिद्धू जी एक तरह के कमेंटेटर हैं, ठीक है ना, एक हास्य शो उनका जो है बड़ा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस समय, जो हास्य शो है जिसमें टिप्पणियों को लोग गंभीरता से नहीं लेते। कांग्रेस ने बड़ी गंभीरता से, कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से उनको ले लिया है, ठीक है। कैप्टन को हटाया जाना कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में ये नुकसानदेह भी मेरे ख्याल से हर मुख्यमंत्री के खिलाफ जिनको वो नज़रअंदाज करके रखता है या दे नहीं पाता उनकी इच्छा के अनुरूप, मंत्री नहीं बना पाता या दूसरी चीज़ें नहीं कर पाता उनके लिए, वो सब नाराज़। मेरे ख्याल से देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा इसके खिलाफ नाराज़ लोग नहीं होंगे।
इस हिसाब से अगर बदलना शुरू किया जाए तो एक भी मुख्यमंत्री नहीं तो बचेगा, एक भी मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा करेगा। आने वाले दिनों में कई ऐसे विषय निकलेंगे अनुराग जी, हम आपको समय समय पर इसी तरह परेशान करते रहेंगे और आपकी विशेष टिप्पणियों से अपनी जनता को रूबरू कराते रहेंगे, हमारे दर्शकों तक आपकी बात पहुंचाते रहेंगे। आप आए, आपने शो में हिस्सा लिया, कई विषयों पर बात की, कई विषय अधूरे रह गए, हम उस पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। आपके स्टूडियो में आने का, अपनी बातें रखने का और जनता को अपनी बातों के ज़रिए कुछ चीज़ें समझाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर। ये थे अनुराग त्रिपाठी जी जो अपनी बातें रख रहे थे। कई ऐसे विषय हैं जो छूटे हैं, कई विषय पर हम लगातार बात करते रहेंगे। अनुराग त्रिपाठी जी और अन्य साथी इस विषय पर हमारे साथ होंगे। फिलहाल के लिए आपको बता दें, अनुराग जी से जुड़ी हुई कोई बात आप कहना चाहें, किरीट सोमैया से विषय पर हमने बात की, उससे जुड़ा कोई मुद्दा आप रखना चाहें, या फिर भ्रष्टाचार जैसे या राजनीतिक उथल पुथल पर कोई भी आप कमेंट करना चाहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुराग त्रिपाठी जी के साथ DRV न्यूज़ की पूरी टीम को मेरे साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।